वीडियो में हम रिलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 11 में हम लोग तो ऑर्डर पेयर वगैरह के बारे में पढ़ चुके थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो ऑर्डर पेयर हम ए कोमा बी के रूप में लिखते हैं फॉर्म में, और याद रखना है कि ये ए और बी दोनों स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी लिखा हो तो उसको हम मन चाहे तो बी कॉमा ए लिख दें, नहीं। ये ए कॉमा बी है तो ये दोनों ए और बी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि आपको जानकारी होगा, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है हम लोग, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जो है जैसे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि 1,2। तो इसका क्या मतलब होता है कि 1 जो है मेरा एब्सिसा है, 2 मेरा क्या है, ऑर्डिनेट है। तो अगर मैं इसको उलट करके 2,1 लिख दूं तो ये गलत माना जाएगा। तो वो स्पेसिफिक होता है। जब कभी किसी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिखते हो जैसे ए कॉमा बी, तो उसका मतलब होता है ए मेरा जो है एब्सिसा है, बी मेरा जो है वो ऑर्डिनेट है। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी जो है स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कि कहीं मन होगा तो ए कॉमा बी लिख दिए, कहीं मन होगा तो बी कॉमा ए लिख दिए। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हम लोग कैसे निकालते थे, 11 में हम लोग निकाल चुके होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो होता है वो एक्चुअली सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है, इन विच द फर्स्ट टर्म बिलोंग्स टू set A and second element of each order pair belongs to set B। अगर हमारा कोई मान लीजिए कि दो सेट है, ए सेट है और ये बी सेट है, और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमें फाइंड करना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो हम इसका जो ये जो है एक सेट, हम ऑर्डर पेयर का एक सेट बनाएंगे जिसमें कि पहला एलिमेंट हम जो लेंगे ए का लेंगे और दूसरा एलिमेंट जो लेंगे वो बी का। जैसे यहाँ देखिए हम ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, ए का 1 से बना रहे हैं, A1, फिर ए का 2 से, फिर B1 B2, फिर C1 C2, इस तरह से। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है। ओके, अगर हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर हम इस तरह से बनाएंगे कि जिसमें पहला जो एलिमेंट होगा वो मैं बी का लूँगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो मैं ए का लूँगा। तो जैसे मैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिख रहा हूँ तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, फिर 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। इस तरह का ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मान लीजिए कि लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट है। तो ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सेट ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी का ये सबसेट होता है। रिलेशन कुछ नथिंग, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में। जो अगर आपको लिख करके दे रहा है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो कह रहा है रिलेशन जो है फ्रॉम ए टू बी है, तो जो रिलेशन जो होगा ना वो ए कार्टेशियन बी का ही सबसेट होगा। वो ए कार्टेशियन, जैसे कि यहाँ पे हम निकाला ए कार्टेशियन बी, तो वो मेरा जो है ए कार्टेशियन बी जो है वो जो हमारा ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है उसी का ये सबसेट होगा आर। ओके, और लिखा कैसे रहता है, आर इज ए सबसेट ऑफ, यहाँ पर हम ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को हम लिख रहे हैं सेट के रूप में। तो ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर लिए सच दैट द ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्योंकि पहला देखिए ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी लिखा गया है और ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का है, तो पहला जो एलिमेंट ए है वो सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी जो है वो सेट बी से आएगा। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आप इसके बारे में मत सोचिए कि रिलेशन बहुत कोई बड़ा चीज़ है, कुछ नहीं है, नथिंग। ये रिलेशन जो है वो क्या है कि वो सबसेट ऑफ, अगर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी तो आर इज ए रिलेशन, आर इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ओके, यानी ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी
तो आर इक्वल टू हम ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे जो भी रिलेशन होगा आपस में ए और बी के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, जैसे लिख दिए ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ओके, यहाँ रिलेशन हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि क्या क्या रिलेशन है, ये दोनों में आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। ऐसा रिलेशन हो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, कुछ भी यहाँ रिलेशन हो सकता है वो। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये नोट में याद रखिएगा कि ये नोट में कि रिलेशन आर ऑन सेट ए, जैसे यहाँ पे देखिए हम देखे हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कहीं कहीं आप देखोगे ऐसा लिखा रहता है ए रिलेशन आर ऑन सेट बी, केवल लिखा हुआ है सेट ए। तो इसका मतलब समझ लेना कि वो जो आर जो रिलेशन है ना वो सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यानी रिलेशन जो है फ्रॉम ए टू ए ही है, खाली लिखा हुआ रहेगा इन द सेट ए या ऑन द सेट ए, तो आप इसका याद रखिएगा कि वो रिलेशन जो है मेरा फ्रॉम ए टू ए है, यानी आर इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ओके, अब जैसे टाइप ऑफ रिलेशन में देखें तो टाइप ऑफ रिलेशन में जैसे पहले देखते हैं एम्प्टी से रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन, जैसे एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का मतलब है कि सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसी तरह एम्प्टी रिलेशन होगा तो इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होंगे, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि सेट ए जिसमें ये रिलेशन आ रहा है उस सेट ए के किसी भी एलिमेंट का किसी भी दूसरे एलिमेंट से या अपने आप से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। आर इक्वल टू 5, ये जो सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो एग्जाम्पल जैसे लीजिए, मान लीजिए कंसीडर कर देते हैं कि कंसीडर ए इज ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए मैन, मैन का हमने एक सेट लिया है, ठीक है, और उसमें हम लोग ये लिखते हैं रिलेशन इस तरह से लिख रहे हैं कि आर इज ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी, ए रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अब बताइए कि अगर सारे जो है मैन का अगर वो सेट है तो उसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट का सिस्टर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो सेट लिया है सेट एक्स इज ए मैन, तो ए इज ए सिस्टर ऑफ बी अगर मैं रिलेशन डिफाइन किया हूँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट का वो सिस्टर हो, यानी कोई भी आदमी दूसरे आदमी का सिस्टर हो, तो इसलिए मैं इसको 5 लिखूंगा। ओके, दूसरा रिलेशन देखते हैं यहाँ पर जैसे यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। एम्प्टी वाले में कहा था कि नो वन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ ए, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल में क्या कहा जा रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी हर एक एलिमेंट का जो है अपने से और दूसरे एलिमेंट से जो है रिलेशन होना चाहिए, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यानी आर अगर लिखोगे तो वो पूरा का पूरा इक्वल टू में आ जाएगा ए कार्टेशियन ए। जैसे लेट कर लेते, लेट ए इज ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज स्कूल, किसी बॉयज स्कूल का स्टूडेंट का ये सेट है, बॉयज के स्कूल का जो स्टूडेंट का ये सेट है, और रिलेशन हम लिख रहे हैं ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। किसी भी दो स्टूडेंट के बीच के जो हाइट का डिफरेंस है वो 3 मीटर से छोटा है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि किसी भी आदमी का जो है लंबाई जो होता है वो 3 मीटर से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि कोई भी दो आदमी अगर लिया जाए, कोई भी दो स्टूडेंट्स लिया जाए, तो उसके हाइट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज 3 मीटर से छोटा ही आएगा, कभी बड़ा नहीं आएगा। क्लियर? तो सो देयर हियर आर इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज यूनिवर्सल रिलेशन, is a universal relation as difference between any two student is always less than 3 meter. Okay,
अब यहाँ पर देखिए कि थर्ड टाइप का बता रहे हैं कि रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, कोई रिलेशन किसी सेट ए में कोई रिलेशन आर जो है इज कॉल्ड, कहा जाता है। पहला रिफ्लेक्सिव, उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू गिवन सेट ए, अगर इस सेट के हर एक एलिमेंट का, इस सेट ए जो दिया हुआ है, इस सेट के हर एक एलिमेंट का अगर अपने आप से रिलेशन हो तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। रिफ्लेक्सिव। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा सिमेट्रिक, ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर मान लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, which implies that b comma a also belongs to r, which implies that b comma a belongs to r for all a comma b belongs to a। अगर a comma b r में बिलोंग कर रहा है तो b comma a को भी r में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव क्या है, तो मान लीजिए कि a comma b जो है r में बिलोंग कर रहा है और b comma c भी जो है r में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ को नोट करिएगा, यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर लिए जाते हैं और दो ऑर्डर पेयर में याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वाले का जो है फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ ए से बी पे खत्म हो रहा है तो यहाँ बी से सी शुरू होगा। ए बी सी तीन एलिमेंट लेते हैं, पहला ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी होता है, दूसरा ऑर्डर पेयर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी बी को कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ ए बच रहा है, यहाँ सी, तो ए का सी से भी रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाता है। इसको जरा ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्सिव में खुद का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, ए का खुद ए से रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए अगर दो ऑर्डर पेयर हम चूज करते हैं इस तरह का कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी भी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से बी से बी को कैंसिल कर दीजिए तो ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ये याद रखिए। ठीक है, अब कोई रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलोगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको मैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहता हूँ। कब? व्हेन इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ऐसा हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ओके, याद रहे। इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना होगा कि वो गिवन रिलेशन जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 2। लेट कैपिटल T be the set of all triangles in a plane with relation R in T, with R a relation in T given by कैपिटल R इक्वल टू लिखा हुआ ऑर्डर पेयर T1, T2, और ये रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। ओके, तो यहाँ शो करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R जो है वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कैसे होगा कि यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि एवरी ट्रायंगल जो होता है, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? T कॉमा T1, T1 कॉमा T1, T1 कॉमा T1, यहाँ T1 कॉमा T2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ T1 कॉमा T1 लिखे, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। जैसे लिखना है ना, यहाँ पर याद करिए कि ये रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, उसी तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर T1, चूंकि T1 T2 के रूप में दिया हुआ तो T1 कॉमा T1 belongs to order pair T1, T1 belongs to R for all T1 belongs to given set T। क्यों? तो रीजन यहाँ पे डाल देंगे एज एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ये शो हो गया कि फॉर ऑल जो एलिमेंट्स है बिलोंग्स टू गिवन सेट ऑफ ट्रायंगल्स, जो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, उसके हर एक ट्रायंगल जो है अपने आप से रिलेटेड है।
ठीक है, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, अब देखिए मान लीजिए फर्दर हम उस सेट टी का दो एलिमेंट हम चूज करते हैं, T1 एंड T2। ओके, T1 एंड T2 बिलोंग्स टू T एंड T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन R। मान लीजिए T1 T2 गिवन सेट जो दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, उसका दो एलिमेंट T1 T2 लेते हैं और ऑर्डर पेयर T1 कॉमा T2 मान लेते हैं कि बिलोंग कर रहा है R में। अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा हुआ, अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में तो इसका मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, तो हम यहाँ से लिख देंगे T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। वाई? T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। ठीक, अब विच इम्प्लाइज हम कर सकते हैं इसको विच इम्प्लाइज करके अगर T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T1। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर मान लेंगे T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, तो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 विच इम्प्लाइज दैट T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T1। तो इसका मतलब है T2 कॉमा T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सो R इज ए सिमेट्रिक। ओके, मोर ओवर लेट कर लेते हैं इसमें तीन एलिमेंट T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू T। ठीक है, और दो ऑर्डर पेयर हम चूज करते हैं इस तरह से, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। ओके, यहाँ पे T2 है सेकेंड एलिमेंट, ये यहाँ पे होगा फर्स्ट एलिमेंट। ओके, ये दोनों कॉमन होना चाहिए यहाँ पे इसका सेकेंड इसका फर्स्ट। ओके, तो T1 कॉमा T2 अगर R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 और T2 कॉमा T3 अगर हमने मान के चला है कि R में बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ तो T1 जो है T2 के कॉन्ग्रेंट है, T2 जो है T3 के कॉन्ग्रेंट है, तो विच इम्प्लाइज दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। ओके, T1 जो है T2 के कॉन्ग्रेंट है, T2 जो है T3 के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 जो है T3 के कॉन्ग्रेंट है विच इम्प्लाइज दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। सो देखो T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ए ट्रांजिटिव। हेंस देख लिया हम लोगों ने क्या, रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है, तो लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। मान लीजिए L कोई सेट ऑफ ऑल लाइंस है, एक प्लेन में बहुत सारे लाइंस है, जितने भी लाइंस है उनका ये सेट है, एंड R बी द रिलेशन इन L। डिफाइन L, R डिफाइन किया हुआ ऑर्डर पेयर L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू L1, लाइन परपेंडिकुलर टू L2। ओके, तो यहाँ शो करना है, शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक, तो देखिए पहले लिख देंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई? रीजन देना है, तो एज नो वन लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। क्या कोई लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो L1 इज नॉट रिलेटेड टू L1, नो वन लाइन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बिकॉज no one line is perpendicular to each other to itself. R is not reflexive as no one line cannot be perpendicular to itself. That is L1 comma L1 does not belongs to R. For all L1 belongs to L. यानी सेट L के कोई भी एलिमेंट जो है अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन जो होता है अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होता है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखते हैं तो मान लेते हैं कि L1 और L2 दो एलिमेंट जो है L में बिलोंग कर रहा है। ओके, एंड L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, ऑर्डर पेयर L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि L1 कॉमा L2 अगर ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है R में तो इसका मतलब है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो हम यहाँ से लिख देते हैं क्योंकि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, सो देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 विच इम्प्लाइज दैट L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। हम उलट के लिख सकते हैं इसको, तो विच इम्प्लाइज दैट L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। ओके, डज R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। देख रहे L1 कॉमा L2 अगर R में बिलोंग कर रहा है तो L2 कॉमा L1 भी मेरा R में बिलोंग कर रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इस ओके, यहाँ से रीजनिंग देते हुए हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ओके, फिर चलिए ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव,
आर इज नॉट ट्रांजिटिव। वाई? मान लीजिए 3 लाइन अगर हम लेते हैं L1, L2, L3 बिलोंग्स टू गिवन सेट L, और 2 ऑर्डर पेयर चूज करते हैं। मान लीजिए L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। ओके, तो L1, L2 अगर R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L2, L3 बिलोंग R में कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो यहाँ L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, L2 जो है L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 तो कभी L3 के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? क्योंकि ये फिगर इस तरह से होगा कि L1 जो है ये लाइन है, L2 मान लीजिए ये लाइन है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, और ये देखिए फिर इस पे मैं एक लाइन और बना दे रहा हूँ L3, L2 पे परपेंडिकुलर L3 बना दिया। देखिए L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, है ना? ये L2 परपेंडिकुलर हो गया L3 के। तो L1 और L3 जो है ये तो आपस में पैरेलल हो गए। L1 और L3 जो है आपस में पैरेलल हो गए, ये परपेंडिकुलर तो नहीं हुआ। सो L1 कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू L3। L1 इज पैरेलल टू L3। L1 जो है L3 के पैरेलल होगा, L1 जो है L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा। यहाँ तो मुझे परपेंडिकुलर प्रूव करना था, तो वो यहाँ से क्लियर है कि अगर हम लिखते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो सो L1 कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू L3। इसका मतलब दैट इज L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इससे क्या पता, देखिए हम लोग कि वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। तो लिख देते हैं हेंस R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ओके, देखिए एग्जांपल 4, सो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3, यहाँ पर है सेट, और रिलेशन गिवन है, गिवन R इज गिवन ऑफ ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। ओके, इस तरह का ये रिलेशन दिया हुआ है। इज रिफ्लेक्सिव, शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ प्रूव करते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं 1, 2, 3, वो सब का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। यानी 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। तो देख रहे हैं इस रिलेशन में ये सभी दिया हुआ, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस 1, 1 ऑर्डर पेयर 1, 1 ऑर्डर पेयर 2, 2 ऑर्डर पेयर 3, 3 बिलोंग्स टू R में बिलोंग कर रहा है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ गिवन सेट 1, 2, 3। सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए ये मेरा जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? तो देख लीजिए यहाँ पे 1, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स। 1, 2 है इसमें, लेकिन 2, 1 इसमें नहीं है। ठीक है, 2, 3 इसमें है, लेकिन 3, 2 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। एक ही रीजन हम दे देते हैं कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन 2, 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू R। ओके, फिर देखिए R इज नॉट ट्रांजिटिव वाई, तो यहाँ रीजन देखिए 1 का 2 से, 1, 2 है, फिर ये 2, 3 है, तो फिर 1, 3 भी होना चाहिए ना। ट्रांजिटिव होने के लिए 1, 3 ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए। तो 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है, 2, 3 तो बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन फिर 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है कि नहीं? हेंस R इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, फिर ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर, यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्वेश्चन 5 है। सो दैट रिलेशन R इन सेट ऑफ इंटीजर Z given by R equal to order pair A, B such that 2 divides A minus B. 2 divides A minus B. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ रिलेशन किस तरह का है? ऑर्डर पेयर A, B जिसमें कि 2 डिवाइड्स A माइनस B। 2 जो है A माइनस B को डिवाइड करता है। तो दिखाना है इसमें, शो करना है आपको कि रिलेशन जो है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन छूट गया है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमको शो करना है कि ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे दिखते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। क्यों?
तो रीजन में देता हूँ, देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि जब मैं ए कॉमा ए लिखूंगा, यहाँ बी के बदले ए ही लिख दूँ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस ए, तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो तो कोई भी नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल होता है, जीरो जो है कोई भी नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल होता है, हम लोग को मालूम है। तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, दैट इज जीरो। ठीक है, इसका मतलब है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। चूंकि देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन देखना है, तो यहाँ पर बी के बदले ए रख दीजिए, तो ए कॉमा ए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, तो ए माइनस ए क्या होता है, जीरो, तो जीरो होगा तो 2 तो जीरो को डिवाइड करेगा ही, क्योंकि जीरो इज डिविजिबल फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, दैट इज जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, यानी दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे कोई भी इंटीजर आप रखो, कोई भी इंटीजर को इंटीजर से लेस करोगे तो वो जीरो आएगा और 2 से वो डिविजिबल होगा। ओके, सो देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ओके, फर्दर लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये तो मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर यहाँ पे देखिए फर्दर लेट कर लीजिए, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर। ओके, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो अब बताइए कि अगर 2 जो है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो फिर 2 तो बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, भले कोशेंट मेरा इक्वल ना आए, यहाँ उससे कोई मतलब हमारा नहीं है, कोशेंट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ मेरा मतलब सिर्फ है कि वो 2 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो अगर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी विच इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। ओके, ए माइनस बी अगर 2 से डिविजिबल होता है तो 2 डिवाइड्स बी माइनस ए भी होगा, यानी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ओके, क्लियर है। देखो ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर मानोगे तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो यहाँ लिख देंगे विच इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, विच इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, विच इम्प्लाइज बी माइनस ए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ओके, फिर यहाँ देखिए मोर ओवर लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लेट कर लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, फिर बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, एंड इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, यानी 2 जो है ए माइनस बी जो है 2 से डिविजिबल होता है, बी माइनस सी जो है वो भी 2 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका सम जो होगा वो भी मेरा 2 से डिविजिबल होगा। अगर कोई दो अलग अलग नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो जो दो अलग अलग नंबर है उसका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 8, तो फिर 4 प्लस 8 जो होगा तो 12 हो गया, तो 12 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। ए माइनस बी, 2 जो है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है इनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो सो विच इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स, यहाँ पे लिख दें ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ओके, तो यहाँ लिख देंगे विच इम्प्लाइज दैट, अब बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। ओके, विच इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, यानी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। This shows that R is transitive. Okay, so therefore R is an equivalence relation in Z. Okay, प्रूफ हो गया। या क्लियर याद रखिएगा, ये सब कुछ अलजेब्रा के जो हैं वो नंबर सिस्टम के कुछ रूल्स हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा कि अगर 2 जो है ए माइनस 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, 2 डिवाइड्स कर रहा है बी माइनस सी को, तो 2 जो है इनके सम को भी डिवाइड करेगा। ओके, इसके आगे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखने के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिए।